दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है थुमाडू, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में एक शहर में किसी बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाती है। उस फैक्ट्री का मालिक अग्रवाल नाम का बंदा होता है। यहाँ फैक्ट्री में कई प्रकार के केमिकल थे, जिनमें से एक केमिकल हवा में फैल जाता है और कई सारे लोगों का मरना शुरू हो जाता है, जिनमें से बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तभी उनके घर वाले बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी उन्हें बचा नहीं पाते। देखते ही देखते वहाँ पर कई लाशें बिछ जाती हैं। अगले दिन वहाँ के मंत्री को अग्रवाल अपने घर बुलाने के लिए कार भेजता है। तब वो मंत्री अपने पियोन से कहता है कि जब आग उस अग्रवाल की फैक्ट्री में लगी है तो वो मुझे अपने घर पर क्यों बुला रहा है। जिस पर पियोन कहता है कि सर, आप अग्रवाल सर को नहीं जानते, वो अपने घर से काफी कम बाहर निकलते हैं। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा अग्रवाल का पास्ट देखते हैं, जहाँ एक शुभम अग्रवाल नाम का आदमी, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी को कोई औलाद नहीं होती। तब वो एक ऑर्फनेज से अर्जुन नाम के बच्चे को गोद लेता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है। तभी ये तीनों एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शुभम और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन अर्जुन काफी घायल हो जाता है। डॉक्टर द्वारा उसे बचा तो लिया जाता है, लेकिन इसके बाद उसे एक समस्या हो जाती है। अगर वो 20 डेसिबल से ऊपर की आवाज सुनता है तो उसके कानों में दर्द होने लगता है। अब वो अपने माता पिता के मौत के बाद इतने बड़े साम्राज्य का अकेला मालिक बन जाता है, जिसके बाद वो अपने लिए शानदार सा घर शहर से काफी दूर पहाड़ों के बीच में बनवाता है, जहां वो साउंड को मेंटेन करने के लिए काफी अलग अलग तरह के गैजेट्स भी अपने घर में फिक्स करवाता है, जिससे उसे कोई दिक्कत ना हो। फिर मंत्री अग्रवाल के घर पहुंच जाता है, जहां हम अग्रवाल का घर देखते हैं। घर के शुरुआत से ही काफी सारे बॉडीगार्ड्स लाइन से खड़े होते हैं। घर के अंदर जाने पर मंत्री के फोन, हीरे की अंगूठी और सोने की चेन वगैरह वहीं पर उतरवा लिए जाते हैं और मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ज्यादा तेज चिल्लाकर बात ना करे। अंदर जाते ही फ्लोर पर एक मुलायम चटाई बिछी होती है, जिसके ऊपर चलने से कोई भी आवाज ना आए। घर के अंदर सभी स्टाफ मेंबर इशारों में बात करते हैं। इसके अलावा अर्जुन अपने कानों में साउंड रिडक्शन लगाकर आता है, ताकि अगर कोई भी चिल्लाए तो उसके कानों में दर्द ना हो। अग्रवाल के घर पर मिनिस्टर अग्रवाल से कहता है कि तुम्हारी फैक्ट्री तो 6 महीने से बंद पड़ी है, तो उसमें आग कैसे लग गई। जिस पर अग्रवाल कुछ प्रवचन देता है और उसके सवालों का जवाब देने लगता है। मिनिस्टर उस जवाब को सुनकर कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि आप चुनाव के लिए सीएम को 100 करोड़ देने वाले हो और मुझे 10 करोड़। बाकी जिस परिवार ने अपने सदस्यों को खोया है उन्हें 1-1 लाख देने की बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख में मानने वाले हैं। आपसे ज्यादा मुआवजा तो सरकार उन्हें दे देगी। आपके पास इतना पैसा है तो आप उन्हें ज्यादा पैसा क्यों नहीं दे रहे। जिस पर अग्रवाल कहता है कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सिर्फ धरती पर बोझ ही थे और उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उनके बदले में उनके परिवार को 1 लाख दे रहा हूँ। चलो तुम्हारे कहने पर मैं 2 लाख कर देता हूँ, लेकिन फिर तब किसी की आवाज नहीं उठनी चाहिए। जिस पर मंत्री कहता है कि आप चिंता मत करिए, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। फिर अगले दिन वो सारी पब्लिक जिनके परिवार के सदस्य मारे गए थे वो कलेक्टर ऑफिस के पास खड़े होते हैं और कलेक्टर उन्हें मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन वो सभी परिवार वाले पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, बस जिसकी गलती है उसे जेल करा दो। जब तक उसे जेल नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और वो ये कहकर वहाँ पर धरना पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं। दरअसल जय काफी अच्छा तीरंदाज है और वो प्रैक्टिस कर रहा था। उसने काफी सारे मेडल जीते हैं और इस बार उसकी बारी ओलंपिक में खेलने की है और उसका सिर्फ एक ही सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड लाए। मगर तभी वहाँ उसका कोच आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे तीर सेंटर में क्यों नहीं लग रहे, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तब जय भी सोच में पड़ जाता है कि उसका तीर सेंटर में क्यों नहीं लग रहा। दरअसल जय किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। फिर रात में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम चित्रा होता है, जो कि एक बिजनेस वुमन है, जिसने अभी अभी स्टार्टअप किया था और वो काफी अच्छा रन हुआ। आज उसे इसी के लिए स्टार्टअप अवार्ड भी मिल रहा है। जहाँ माइक पर 2 शब्द बोलने के लिए उसे बोला गया तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। जब 10 साल की उम्र में उसके पापा ने उसको छोड़ दिया था, जो कि काफी गाली देते थे। तब 10 साल के जैसे उसकी मुलाकात हुई, जिसने अपने पापा से कहकर उसे एक अनाथालय में डलवा दिया और आज मैं जो भी हूँ वो जय के बदौलत हूँ। ये कहकर वो सभी केक काटते हैं। फिर केक काटने के बाद जब जय अकेला बैठा होता है तो चित्रा उसके पास आ जाती है और वो देखती है कि जय काफी उदास है। तब जय चित्रा को कोच की बात बताता है, जिस पर चित्रा कहती है कि यार तुम्हारे सारे टेस्ट वगैरह हो गए हैं, तुम्हारे शूटिंग लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं है, यानी दिक्कत तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें कोई तनाव है जिसकी वजह से तुम गोल को नहीं देख पा रहे हो। एक काम करो, कुछ दिन के लिए मेडिटेशन ट्राई करो, उसके बाद देखना तुम्हें क्या समझ में आता है। तब जय कुछ दिनों तक ध्यान करता है। फिर जब चित्रा उससे मिलने आती है तो जय बताता है कि अब उसे समझ में आया कि समस्या क्या थी।
थी तो जय कहता है कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिताजी नौकरी की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अब बची उसकी बड़ी बहन जिसका नाम ज्योति था। उसी ने बचपन में मुझे माँ का प्यार दिया और वो मेरी काफी देखभाल करती थी। फिर जब दीदी बड़ी हुई तो पिताजी ने उसकी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी, मगर दीदी किसी और से प्यार करती थी। तब दीदी ने उस लड़के के लिए एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था कि पिताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, तो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। और वो बाद में उन्होंने मुझे दिया ताकि मैं उसे उस लड़के को दे सकूं। मगर जैसे ही मैं घर के बाहर निकला, सामने से पिताजी आ गए। मैंने गलती से वो लेटर पिताजी को दे दिया, जिसे पढ़ते ही पिताजी दीदी पर काफी गुस्सा होने लगते हैं और उनकी शादी उसी लड़के से तय करवा देते हैं और कहते हैं कि इसी के साथ रहो। आखिरी बार जब दीदी की विदाई हो रही थी तो दीदी पिताजी से कहती है कि आपने मेरी शादी करा तो दी है, लेकिन मैं वापस लौटकर कभी इस घर में नहीं आऊंगी। जिसके कुछ समय बाद पिताजी की मौत हो जाती है और अब भी दीदी कभी घर नहीं आई और ना ही मेरे बारे में उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। बस यही बातें मुझे बार बार सताती रहती हैं। अगर दीदी की शादी उनके प्रेमी से हो जाती तो शायद मेरी दीदी मेरे साथ होती। जो सुनकर चित्रा कहती है कि अगर यही कारण है तो तुम्हारी दीदी को ढूंढकर उनसे बात करते हैं और तुम दोनों के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम अग्रवाल का घर देखते हैं, जहाँ उसने सभी कमेटी मेंबर्स को बुलाया था जो उसकी फैक्ट्री के मामले के बारे में रिपोर्ट बना रहे थे। वो सभी मेंबर्स को पैसे देकर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी मेंबर्स कहते हैं कि हम सीएम और मिनिस्टर की तरह बिकाऊ नहीं हैं। तब अग्रवाल उनके परिवार को दिखाता है जिनको उसने किडनैप कर लिया था और कहता है कि अगर तुम मेरी बनाई हुई रिपोर्ट पर साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। तब उन सभी में से एक सदस्य खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनते ही अग्रवाल उसके सामने उसके परिवार को मार देता है, जो देखकर वो आदमी रोने लगता है और अग्रवाल के कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तब अग्रवाल का पियोन उस आदमी के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है रो लो मगर बिना आवाज करे, वरना अग्रवाल तुम्हें भी मार देगा। अब ये देखकर वहाँ बैठे मेंबर्स डर जाते हैं और अग्रवाल की बनाई हुई रिपोर्ट पर साइन कर देते हैं। तभी एक महिला सदस्य कहती है कि तुमने हमसे तो साइन करवा लिया, लेकिन हमारे हेड यानी झांसी मैडम से उनसे कैसे साइन करवाओगे? वो किसी से नहीं डरती हैं और जब तक तुम उनसे साइन नहीं करवाओगे तुम्हारी फाइल वैलिड नहीं मानी जाएगी। जिस पर अग्रवाल कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे भी देख लूंगा। दूसरी तरफ हम जय और चित्रा को देखते हैं जो उसकी बहन से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं, मगर वहाँ पर गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी वो पास खड़े धोबी से अपनी बहन ज्योति के बारे में पूछने लगता है। वो धोबी बताता है कि यहाँ कोई ज्योति नाम की मैडम नहीं रहती, यहाँ पर झांसी नाम की मैडम रहती हैं। ये कहकर वो भी झांसी और उसके परिवार की फोटो दिखाने लगता है। तब उस फोटो को देखकर जय अपनी बहन को पहचान जाता है, जिसका नाम ज्योति नहीं बल्कि अब झांसी हो गया था। फिर धोबी बताता है कि झांसी मैडम और उनकी फैमिली एक मंदिर फेस्टिवल में गए हैं, क्योंकि उनके ससुर जी ने मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने पर वो मंदिर में गए हैं, जो हर 12 साल में एक बार होता है और इस साल वो त्योहार होने वाला है। ये सारी बात पता लगाने के बाद चित्रा और जय कार में बैठकर उसी मंदिर के फेस्टिवल में जाने लगते हैं। गूगल पर सर्च करके इन्हें पता लगता है कि ये त्योहार अम्ब्रागोडगु नाम की जगह पर होता है, जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। अब मैं थोड़ी उस जगह के बारे में बताऊं तो वहाँ पर कानूनी व्यवस्था नहीं है। उस गाँव में पहाड़ और जंगल देखने को मिलते हैं। वहाँ के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रहते हैं। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता सिवाय मंदिर के, क्योंकि वहाँ नेटवर्क टावर लगा हुआ है। उसके बाद हम मंदिर में झांसी को देखते हैं, जिसके पास उसकी मेंबर डिजिटल घड़ी द्वारा फोन करके बताती है कि अग्रवाल ने हमारे एक मेंबर के फैमिली को मार दिया है और सभी सदस्यों से साइन करवा लिए हैं और वो आपको और आपके परिवार को कुछ भी कर सकता है, तो आप अपना ध्यान रखना। ये सुनते ही पहले तो झांसी पुलिस वालों को सारी जानकारी देती है और फटाफट कार में बैठाकर अपने परिवार को वहाँ से लेकर चली जाती है, मगर रास्ते में अग्रवाल के गुंडे उसकी कार पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं हम जय को देखते हैं जो टैक्सी लेकर मंदिर की ओर ले जाता है। फिर यहाँ पर रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है, तो यहाँ पर ड्राइवर टैक्सी ठीक कर रहा होता है और चित्रा कार के अंदर बैठी होती है। तो अग्रवाल के गुंडे उसी टैक्सी को ठोक देते हैं और टैक्सी जंगल के अंदर जाने लगती है और चित्रा टैक्सी से बाहर नहीं आ पा रही थी। तब किसी तरह जय चित्रा को टैक्सी से बाहर निकालता है, जहाँ बाहर निकलते ही टैक्सी में ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ झांसी की फैमिली भी कार से उतरकर पैदल भागने लगती है, क्योंकि उनकी कार चलने की हालत में नहीं बची थी। जिसके बाद जय उन गुंडों को मारने लगता है, क्योंकि उन गुंडों की वजह से चित्रा मरते मरते बची थी। सभी गुंडों को मारने के बाद जब झांसी का परिवार सुरक्षित था, तब झांसी जय के पास आकर उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है, मगर वो उसे पहचान नहीं पाती। फिर झांसी अपने परिवार के सदस्यों के साथ जय और चित्रा को बताती है कि आखिर क्यों अग्रवाल के गुंडे उन्हें खत्म करना चाहते हैं। दरअसल अग्रवाल की फैक्ट्री में आग लगने के कारण जो वायरस फैला था, जिससे काफी जनों की जान गई थी और उनके परिवार वाले स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उन्हें देखते हुए सरकार ने एक टीम बनाई थी जो उस फैक्ट्री की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को देगी। तब कोर्ट तय करेगी कि कौन गलत है और कौन
से ही, और उस टीम की हेड मैं हूँ। अग्रवाल ने मेरे सदस्यों को डरा धमकाकर उनसे सिग्नेचर करवा लिए हैं और मैं पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। कल मुझे असली रिपोर्ट सबमिट करनी है, उससे पहले हमें इस गाँव से बाहर निकलना होगा जहाँ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ के कमिश्नर से बात कर ली है, हम ऐसे सुकुमी बॉर्डर तक पहुँचेंगे, वो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे क्योंकि कुसुमी बॉर्डर छत्तीसगढ़ में ही आता है। ये सब बताने के बाद झांसी जय की मदद मांगती है कि तुम हमें कुसुमी बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचा सकते हो। तब जय उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर आगे झांसी की फैमिली चल रही होती है और पीछे जय और चित्रा, जहाँ चित्रा जय से कहती है कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं और तुम उसका नाम ज्योति बता रहे थे। ये सब लोग उसे झांसी कहकर क्यों बुला रहे हैं, जिस पर जय कहता है कि तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। खैर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर झांसी के परिवार का एक छोटा सा बच्चा जो जहरीले पौधे को टच कर लेता है, जिसके बाद उस बच्चे को काफी दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी पर दाने निकल आते हैं। ये सब देखकर झांसी का परिवार मदद मांगने के लिए दूसरों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता। तब चित्रा जैसे कहती है कि बिना नेटवर्क के भी इमरजेंसी कॉल लगाई जा सकती है, 112 पर डायल करो और इमरजेंसी में मदद मांगो। जिसके बाद जय 112 पर कॉल करता है और कॉल एक रत्ना नाम की लड़की उठाती है जो अपनी ज्यादातर बातें शायरी कहकर बोलती थी। तब जय उसे सारी बातें बताता है और रत्ना उसे एक मेडिसिन पौधे के बारे में बताती है जिसकी पत्तियों को पीसकर वो बच्चे के घाव पर लगा देते हैं, जिससे बच्चे को आराम मिलता है। फिर रत्ना जय से इस मदद के लिए 3000 रुपए मांगती है जो कि वो अपनी फीस बताती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इमरजेंसी कॉल एकदम फ्री होती है। तब रत्ना कहती है कि तुम इस जगह पर पहली बार आए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं पता, यहाँ पर कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एक एनजीओ की तरफ से मदद करवाई जाती है और ये हमारा सिर्फ सर्विस चार्ज है और एनजीओ वाले हमारी सैलरी तक नहीं देते। इस जंगल में मेरा साथ मेरा घोड़ा देता है, उसके खाने पीने के लिए खर्चा तो चाहिए। आगे चल के आपको मेरे नाम के बॉक्स लटके मिलेंगे जिसमें आप मेरी फीस डाल देना। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। जिसके बाद सभी दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे को भूख लगने लगती है और वो पिज्जा पास्ता की डिमांड करने लगता है। जय दोबारा से रत्ना को कॉल करता है और कहता है कि बच्चों को भूख लग रही है, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए जैसे पिज्जा पास्ता। जिसका रत्ना जवाब देती है कि ये तुम्हारा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ तुम ऑर्डर कर दोगे और तुम्हारे हाथ में चीजें आ जाएंगी, यहाँ तुम्हें चीजें खुद ढूंढकर खानी पड़ेंगी। फिर रत्ना उन्हें जंगल में क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में बताती है और वो जय को अपनी फीस के बारे में दोबारा से याद दिलाती है कि तुमने मेरी फीस अभी तक नहीं डाली है, कृपया उसे डाल देना। तब जय मस्ती के मूड में फोन पर किस कर देता है, जो सुनते ही रत्ना फोन कट कर देती है। जिसके बाद ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं, मगर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ये सभी लोग थक जाते हैं। जहाँ जय दोबारा से रत्ना को कॉल करता है और कहता है कि हम सभी लोग थक चुके हैं, क्या आसपास कोई गाड़ी मिल सकती है। तब रत्ना कहती है कि हो सकता है, लेकिन तुम इस जंगल में पैदल क्यों घूम रहे हो। तब जय कहता है कि तुम ये बताओ कि गाड़ी मिल सकती है या नहीं। तब रत्ना जय से पूछती है कि तुम आसपास देखकर बताओ तुम्हें कैसे पेड़ दिख रहे हैं। तब जय उसे बताता है और वो लोकेशन समझ जाती है। फिर वो उन्हें गाइड करती है और वो लोग रोड तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम एक पुरानी सी बस को देखते हैं जिसकी ड्राइवर गुत्थी नाम की महिला होती है, जो पहले ही पैसे की डिमांड रख देती है क्योंकि वो अकेली ही अपने बच्चों को पालती थी। फिर रत्ना गुत्थी को कॉल करके कहती है कि एक परिवार जंगल में फंसा हुआ है, उन्हें बाहर तक छोड़ना है। गुत्थी पूछती है कि परिवार में कितने लोग हैं। रत्ना बताती है कि परिवार में 14-15 लोग हैं। तो गुत्थी कहती है कि हर एक के 1000 रुपए लूंगी। फिर ये बात रत्ना जय को बताती है और यहाँ झांसी के परिवार वाले सब लोग देखते हैं तो उनके पास इतना कैश नहीं होता। तब झांसी अपना सोना देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सब लोग ड्राइवर का इंतजार कर रहे होते हैं। तब चित्रा झांसी से पूछती है कि इस ट्रिप पर सिर्फ आपके ससुराल वाले दिख रहे हैं, आपके मायके वाले क्यों नहीं हैं। जिस पर झांसी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। फिर यही सवाल वो झांसी के पति से पूछती है, मगर झांसी का पति कुछ भी नहीं बताता। जिस पर चित्रा कहती है कि हमने आपको अपनी जान पर खेल कर बचाया है और आप हमें बताने से डर रहे हैं। तब झांसी का पति सारी बातें बता देता है, जो सुनने के बाद चित्रा झांसी के पास जाकर उससे कहती है कि 20 साल पहले जो हुआ था उसके लिए आप अपने भाई से अब तक नाराज क्यों हो। जिस पर झांसी कहती है कि किसने कहा कि मैं अपने भाई से नाराज हूँ, वो मेरे बेटे की तरह है और जब उसने वो लेटर पिताजी को दिया था तब वो बहुत छोटा था, उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी। लेकिन मैं अपने भाई से अब मिलना नहीं चाहती क्योंकि अगर मैं अपने भाई से मिलूंगी तो मुझे मेरा पहला प्यार याद आने लगेगा और मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मेरे पति काफी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे शादी की पहली रात ही सब कुछ बता दिया था कि जब तक तुम
मुझे अपना पति नहीं मानोगी तब तक हम दोस्त की तरह रहेंगे। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपना नाम भी बदल लिया है। जैसे ये बातें जय को पता लगती है तो वो तभी फैसला कर लेता है कि वो अपने बारे में झांसी को कभी नहीं बताएगा और जैसे ही उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा वो तुरंत अपने रास्ते निकल लेगा। जिसके बाद हम गुत्ती को देखते हैं जो कि उन लोगों से थोड़ी दूर पर खड़ी होती है और किसी के ना आने पर वो बस स्टार्ट करके जाने वाली होती है। तभी वो अपने मिरर में चित्रा और जय को एक गर्भवती महिला को लाते हुए देखती है और तुरंत बस के ब्रेक मारती है। जब जय और चित्रा उस गर्भवती महिला को बस में बैठाते हैं वहीं अग्रवाल के गुंडे बाकी परिवार वालों पर हमला कर देते हैं और झांसी को मारपीट करके उसके हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करते हैं। तब जय बस एक धनुष तीर देखता है और उसे लेकर वो बस की छत पर चढ़कर उन गुंडों पर निशाना लगाकर मारने लगता है, मगर उसके पास ज्यादा तीर न होने की वजह से उसके सारे तीर खत्म हो जाते हैं। तब आखिरी बची हुई तीर को हाथ में लेकर वो उन गुंडों को मारने लगता है। उधर झांसी की फैमिली भी बस में चढ़ जाती है मगर गुत्ती बस स्टार्ट नहीं करती, वो पहले पैसे मांगती है। तब झांसी उसे अपने सोने की चेन उतार कर दे देती है, जिसके बाद गुत्ती बस चालू करती है और वहाँ से जाने लगती है। जब जय ये सब देखता है तो वो लड़ना छोड़कर बस की तरफ भागता है और उसमें चढ़ जाता है। अगर वो ऐसा ना करता तो गुत्ती उसे वहीं जंगल में छोड़कर चली जाती, मगर बस में चढ़ते हुए उसे एक आखिरी गुंडा चाकू फेंक कर मारता है, जो चाकू जय को लग जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर वो दोबारा से रत्ना को कॉल करके पूछता है कि मुझे जड़ी बूटी के बारे में बताओ। तब रत्ना पहले फोन पर किस देती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, इसीलिए अब मेरी फीस दे दे। फिर रत्ना उसे जड़ी बूटी के बारे में बताती है। चित्रा और जय मिलकर जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ झांसी के पास कमिश्नर का फोन आता है और वो कहता है कि मैं गांव के बॉर्डर के बाहर खड़ा हूँ, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता, लेकिन आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। जो सुनने के बाद झांसी को उसके परिवार वाले कहने लगते हैं कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, अग्रवाल की रिपोर्ट पर साइन कर दो। मगर झांसी गुस्से में कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं उन विक्टिम्स को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, भले ही मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बस से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी जो एक गुंडा बच गया था वो कार से आकर झांसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जय झांसी को बचा लेता है। फिर वो बचा हुआ गुंडा अग्रवाल को फोन करके कहता है कि जब भी मैं झांसी को मारने वाला होता हूँ एक आदमी आकर उसे हर बार बचा लेता है। जो सुन के अग्रवाल कहता है कि एक काम करो, तुम पूरे गांव में डंका बजवा दो कि जो झांसी को मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब रात हो चुकी थी और सभी गांव वाले आग लेकर झांसी और उसकी फैमिली को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हम रत्ना को देखते हैं जिसकी बहन उसे खाना देने आती है और गांव में सभी हलचलों के बारे में बताती है। तो रत्ना तुरंत जय को फोन करके उसे सब कुछ बताती है कि सभी गांव वाले झांसी को मारने आ रहे हैं। मगर इससे पहले जय कुछ सोच पाता उसे कुछ गांव वाले अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। उसी समय झांसी के परिवार में जो गर्भवती महिला थी उसे काफी दर्द होने लगता है। तब गुत्ती फटाफट बस भगाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर बस बंद पड़ जाती है। तब वो सभी लोग बस में रखी कुछ लकड़ियां और काम का सामान लेकर बस से उतर जाते हैं और वो गर्भवती महिला को एक कंबल में लपेटकर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक गोल आकार में काफी सारी लकड़ियां पड़ी हुई दिखती हैं। तो वो उसके अंदर जाकर उन लकड़ियों में जो उन्हें बस से गन पाउडर मिला था उसे डालकर आग लगा देते हैं, जिससे गांव वाले नजदीक ना आ सकें। फिर चित्रा कॉल करके पूछती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। रत्ना उसे स्टेप बाय स्टेप बताती है और वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वहीं गांव वाले उनके पास पहुंच जाते हैं और आग उन्हें रोकने का काम करती है, लेकिन गांव के लोगों के सर पर 1 करोड़ का लालच सवार था। गांव के लोग एक के ऊपर एक चढ़कर आग में कूद जाते हैं, मगर आग के अंदर बैठा जय उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो अंदर आते हैं जय उनसे लड़ाई करने लगता है। यहाँ जय काफी सारे लोगों को मारता है और वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। फिर जय उन लाशों को आग के ऊपर फेंककर उसमें से एक रास्ता बनाता है और सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम गुत्थी को देखते हैं कि उसे पता लग गया था कि उस परिवार को मारने के लिए 1 करोड़ का इनाम मिलने वाला है। तो वो अग्रवाल के गुंडों के साथ मिल जाती है और वो गुंडों से पूछती है कि अगर मैंने इस परिवार को अकेले मार दिया तो क्या पूरा इनाम मुझे ही मिलेगा। तो वो गुंडा कहता है कि हम काफी सारे आदमी मिलकर भी इस परिवार को नहीं मार पाए, तो तुम अकेले कैसे मारोगी। गुत्ती कहती है कि मैंने उनके बीच भरोसा बनाया है और उसी भरोसे का फायदा उठाकर मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। बस तुम रत्ना को संभाल लेना, क्योंकि वो उन्हें गाइड करके रास्ता बता रही है। अगर रत्ना ना हो तो वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं झांसी के परिवार में से एक छोटी बच्ची कहीं गायब हो जाती है। जय चित्रा से कहता है कि तुम सभी को लेकर आगे बढ़ो, मैं बच्ची को ढूंढ कर लाता हूँ। उधर वो बच्ची एक कुएं में गिर जाती है और गाँव के लोग उसे घेर लेते हैं। वहीं झांसी की फैमिली और चित्रा आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें गुत्थी दिख जाती है जो कि तांगा लेकर आई थी और गुत्ती उनसे कहती है कि मैं आप लोगों
लोगों के लिए तांगा लेकर आई हूँ, इसमें बैठ जाइए, हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अब सभी लोग उस पर भरोसा कर उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोगों को नींद आने लगती है क्योंकि वो सारे लोग काफी थक चुके थे। फिर जब उन सब की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक गुफा में पाते हैं। उनके सामने गुत्थी हथियार लेकर खड़ी होती है, लेकिन यहाँ लग रहा था कि गुत्थी क्या ही कर लेगी क्योंकि वो इतने सारे लोग थे। लेकिन गुत्थी चित्रा और पूरी फैमिली पर भारी पड़ रही थी। उधर गांव के लोग बच्ची को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी जय वहां पर पहुंच जाता है और सुपर हीरो की तरह उड़ता हुआ बच्ची को वहां से उठाकर ले जाता है। गांव के लोग जय की ओर बढ़ते हैं। फिर जय और गांव वालों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गुत्थी ने सभी को मार मार कर अधमरा कर दिया था और वो चित्रा से लड़ रही थी। जहाँ चित्रा पर वो भारी पड़ रही थी तभी चित्रा उसके बालों में लगी हुई हड्डी का टुकड़ा निकालकर उसकी आंख पर मारती है, जिससे गुत्थी जमीन पर गिर जाती है और सबको लगता है कि गुत्थी बेहोश हो गई है। लेकिन चित्रा के पीछे मुड़ते ही गुत्थी दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती है और चित्रा पर हमला करती है। वो उसे काफी मारती है और चित्रा भी अधमरी हो चुकी थी, मगर आखिरी बार चित्रा दोबारा से हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और गुत्थी का गला दबाकर उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद हम जय और उस बच्चे को देखते हैं। जय अकेला उन गाँव वालों से लड़ रहा था और जब ये बात उसे समझ आती है तो वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। गांव वालों का ध्यान भटकाने के लिए वो एक पेड़ पर जलती हुई लकड़ी फेंक देता है, जिससे पेड़ पर लगे चमगादड़ उन गांव वालों पर हमला कर देते हैं। और इतने समय में जय वहां से भाग जाता है और सीधा झांसी की फैमिली और चित्रा के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि झांसी की फैमिली चित्रा को घेरे हुए बैठे हैं और चित्रा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। जहां चित्रा मरने से पहले सिर्फ एक बार जय को देखना चाहती थी और वो उसे देखकर कहती है कि तुम्हें अपना लक्ष्य तो याद है, तुम्हें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है। ये कहकर वो अपनी आखिरी सांसें रोक देती है। अब जय को यहाँ चित्रा के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं और वो थोड़ा सा टूट चुका था, मगर वो हिम्मत करके चित्रा को वहीं दफना देता है। वहीं रत्ना के ऑफिस में गाँव वाले आग लगा देते हैं क्योंकि वो जय की मदद कर रही थी, मगर रत्ना गाँव वालों से बचकर अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जय गुत्थी की गाड़ी में बैठाकर सबको वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक बांध मिलता है और उसी बांध पर अग्रवाल के गुंडों ने बम लगाए हुए होते हैं। जैसे ही वो बैलगाड़ी बम के डिस्टेंस में आती है तो बम ब्लास्ट हो जाता है और बैलगाड़ी टूट जाती है और सभी लोग इधर उधर जाकर गिरते हैं। जय बड़ी मुश्किल से सभी को संभाल कर खड़ा करता है, मगर इतनी देर में अग्रवाल के गुंडे झांसी पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारकर घायल कर देते हैं। जय वहाँ पर सभी गुंडों को मार देता है और उनकी कार लेकर बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करता है क्योंकि उन सबकी हालत काफी खराब थी। और यहाँ पर झांसी को अभी तक होश नहीं आया था और आज 9 बजे तक झांसी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी थी। वहीं हॉस्पिटल के बाहर अग्रवाल ने अपने लोगों को खड़ा कर दिया था जिससे रिपोर्ट कोर्ट तक ना जा पाए। जिसके बाद हम अग्रवाल को देखते हैं, उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिख रही थी और कमेटी के सदस्य अभी तक वहीं बैठे हैं, जो अग्रवाल की शक्ल देखकर समझ जाते हैं। तब वही महिला जिसने झांसी को सूचित किया था वो अग्रवाल के पियोन से कहती है, झांसी मैडम बॉर्डर पार कर चुकी है कि अब तुम्हारे बॉस को कोई नहीं बचा सकता। पियोन उस महिला को बताता है कि हमारा बॉस बहुत हरामी है, उसने बचपन में ही अपने माता पिता को मरवा दिया था, जिसने उसे गोद लेकर अच्छी जिंदगी दी थी और बीमा का पैसा क्लेम करने के लिए उसने अपनी फैक्ट्री में जानबूझकर आग लगाई थी। उधर झांसी को होश आ जाता है, मगर डॉक्टर कहती है कि कुछ समय तक झांसी को ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। तब जय सभी परिवार वालों को ट्रक में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में अग्रवाल के गुंडे ट्रक के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जय ट्रक नहीं रोकता। ये वो ट्रक लेकर सीधा अग्रवाल के घर पर पहुंच जाता है, जहां दरवाजा खोलने पर सब लोग देखते हैं कि उसमें तो झांसी और उसका परिवार है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जय ने एक प्लान बनाया था ताकि ये सब लोग उनके पीछे आने लगे और झांसी सही सलामत एम्बुलेंस के द्वारा कोर्ट तक पहुंच जाए। जब जय ट्रक के ऊपर खड़ा होता है तो अग्रवाल भी उससे मिलने के लिए बाहर आता है, मगर वो एक कांच के डिब्बे में बंद रहता है और कहता है कि तुम तो यहाँ हो, मगर हॉस्पिटल में मेरे काफी सारे आदमी हैं जो उन लोगों को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब जय हाफता हुआ अग्रवाल के पास पहुंच जाता है और उसका ग्लास तोड़ने लगता है, जिसकी आवाज अग्रवाल के पास तक पहुंच जाती है और उसके कान में दर्द चालू हो जाता है और वो वहाँ खड़े सभी लोगों को धमकी देता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं इस ग्लास को पूरी तरह से तोड़ दूंगा, जिसकी धमकी से सब लोग पीछे हट जाते हैं। तब जय अग्रवाल को ग्लास के साथ कार में डालकर वहाँ से ले जाता है और सीधा कोर्ट के बाहर लाता है, जहाँ सभी विक्टिम्स के परिवार वाले खड़े थे। और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि अग्रवाल ने ही अपने फायदे के लिए फैक्ट्री में आग लगाई थी, तो वो अग्रवाल को बाहर निकालकर आवाज करने लगते हैं। आवाज सुनकर अग्रवाल के कानों में काफी दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके नाक और कान से खून निकलता
आता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। उधर झांसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि अग्रवाल की जितनी भी संपत्ति है वो पीड़ितों के परिवार में बांट दी जाएगी। बाहर निकलते ही विक्टिम्स के परिवार वाले झांसी को धन्यवाद बोलते हैं। तब झांसी जय का हाथ पकड़ कर कहती है कि अगर धन्यवाद कहना ही है तो इसे कहिए, इसके बदौलत आप सभी को इंसाफ मिला है। तब सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। तो झांसी कहती है कि जिस तरह से इसने हमारी मदद की ऐसा तो कोई भाई ही कर सकता है, इसीलिए आज से ये मेरा भाई है। अब ये कहानी यहाँ से 6 महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ जय भारत के लिए आर्चरी में गोल्ड मेडल ले आया था और वो गोल्ड मेडल चित्रा की कब्र पर जाकर रख देता है। फिर वो रत्ना के पास जाता है क्योंकि रत्ना ने उस समय बातों ही बातों में कहा था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसने पैसा उधार लिया है और जिससे पैसा उधार लिया है वो उसे काफी परेशान करता है और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उस समय पर जैन ने उससे वादा किया था कि वो उसकी उधारी चुका देगा, फिर उसके बाद वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। यहाँ पर आकर जय अपना वादा पूरा करता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।